चलिए आ जाए भाई, सभी लोग फटाफट जुड़ जाएंगे आज की क्लास में। और गुड आफ्टरनून सभी लोगों को, गुड आफ्टरनून और सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग 89 सेट नंबर 89 को हम लोग देखेंगे और सेट नंबर 89 को हम लोग डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आज का टेस्ट में आपका ये क्वेश्चन था। आज की टेस्ट का लेवल बहुत जबरदस्त है, बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो यहां से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आज का पहला सवाल, आज का पहला सवाल क्या है इस बात को देखेंगे। कह यहां पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। यहां से आपको निकालना है एरिया ऑफ शेडेड पार्ट या शेडेड रीजन की बात करते हैं। एरिया आपको निकालना है। इसका एरिया निकालने की अगर बात करें तो बताओ आप लोग एरिया इसका बताएंगे क्या आएगा। तो एरिया की अगर बात करें तो यहां पे एक बात समझेंगे। सबसे पहली बात है कि ये आपका एक AB व्यास है। जब AB व्यास है और OD बोला ये 7 है तो ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा और ये भी 7 होगा। जब ये आपका व्यास है तो सर्कमफ्रेंस पर जो बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, इस बात को समझेंगे। अब यहां से एक बात और कह सकते हैं, एक बात और यहां से हम कह सकते हैं, एक बात और यहां से कह सकते हैं कि हमको शेडेड रीजन का एरिया चाहिए। तो ये वाला आपका अर्धवृत्त का एरिया। तो अर्धवृत्त के एरिया में से, अर्धवृत्त के एरिया में से, तो अर्धवृत्त का एरिया अगर करें तो ये आपका आ गया 22/7 और बटा 2 और ये आ गया R²। तो ये आ गया आपका 7×7=49। यहां से आप देखने को मिला है ये आपका, मान लो थोड़ा सा रुक जाइए, ये 22/7 और ये R² 7×7=49 और ये आ गया 1/, ठीक है, πr² 1/2। गुड आफ्टरनून श्रवण कुमार, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून मेरे भाई। तो ये वाला आपका एरिया आ गया, ये पूरे आधा का एरिया आ गया, अर्ध सर्कल का एरिया आ गया। इसमें से अगर हम इसको घटा देते हैं, इसमें से अगर हम घटा देते हैं, इस ट्रायंगल को अगर घटा देंगे, इस ट्रायंगल को अगर हम घटा देते हैं तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, बेस। तो 7×7=14 बेस हो जाएगा। और ये आपका हाइट होगा, तो हाइट आपका कितना होगा, 7 होगा। मतलब अर्ध वृत्त में से इस ट्रायंगल को अगर घटा देते, इस अर्धवृत्त में से, इस अर्धवृत्त में से इस ट्रायंगल को अगर हम घटा देते तो ये वाला रीजन आपका पता चल पाएगा, ये रीजन आपका पता चल जाएगा। तो यहां से रीजन अगर पता चल पाएगा तो यहां से आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये आपका 2 बार में, ये आपका कट जाएगा 7 बार में और ये आपका कट जाएगा 11 बार में। तो 7×7=49 कॉमन ले लिए और यहाँ 11/7 और यहाँ पे 1, तो 7×7, तो यहां से आ जाएगा आपका कितना, 4/7, 7×7=49, तो यहां आ गया कितना, 7×28। एक बार देख लेंगे सॉल्यूशन को, एक बार आप सॉल्यूशन को देख लेंगे कि यहां पे हम निकाल दिए 11 यहां पे कर लिए, 2 से ये कट गया 7, ये आपका आ गया 7×7=49, ये आ गया 7×7=49, 49 को कॉमन लिए तो 1/7, 7×7 यहां आ गया 4, 7×7=49, 7×28 आ गया। ये आपका शेडेड रीजन का एरिया। अब यहां से 28 आ गया तो ये 28 आ गया प्लस 28 आ गया और प्लस अब इस सर्कल का एरिया चाहिए। तो ये पूरा आपका 7 है तो इसका त्रिज्या जो होगा वो 7/2 होगा कि नहीं। तो यहां से आ गया 22/7 गुणा 7/2 और ये 7/2। 7 से 7 कट गया, 2 से यहां पे ये कट गया, ठीक है। 11×7=77, 11×7=77, तो 77/2, तो ये आपका आ गया कितना, 38.5। 8×8=16, ये आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर आ गया ए, इसका सही उत्तर आ गया। क्या आप लोगों का आंसर आया था मेरे भाई, ये आ गया, इसका सही उत्तर आ गया कितना, आपका 6.66.5 इज द राइट आंसर। इसका सही उत्तर आएगा, ठीक है मेरे भाई, ये इसका सही आंसर आया। इतना क्या कोई दिक्कत है दोस्त, बता दो कि यहां पे हम लोग अर्ध सर्कल में से इसको अगर घटा दिए तो ये वाला एरिया पता चल पाए, ये वाला शेडेड रीजन का एरिया पता चल गया और ये शेडेड रीजन का एरिया आ रहा है 48/28। अब यहां पे शेडेड रीजन के एरिया की बात करें तो ये वाला आपका आ गया कितना, ये 77/2 और सॉल्व किए तो इतना आंसर आ गया। श्रवण कुमार इज द राइट आंसर, ठीक है, बहुत बढ़िया।
आगे बढ़ते हैं, करें एक साइकिल की कीमत 20% कमी कर दिया जाए। तो देखिए साइकिल की कीमत अगर 20% कमी कर दिया गया, तो कीमत 20% कमी कर दिया गया, तो 20% को आप क्या लिख सकते हैं दोस्त, 1/5। मतलब ये 5 था, एक कमी किया तो ये आपका आ गया कितना, 4। तो यहां पे राजस्व की अगर बात करें, इसका राजस्व बराबर होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, मूल्य गुणा बिक्री। आप जितना बिक्री करेंगे और मूल्य जो होगा उसी का आपका गुणज हो जाएगा, राजस्व मिलेगा। तो यहां से अगर बिक्री की अगर बात करें, तो बिक्री अगर बात करें तो बिक्री का यहां कह रहा है कि 20% की वृद्धि हो गया, 5 था हो गया कितना, 6। तो यहां पे इसका जो राजस्व होगा, तो राजस्व जो होगा तो ये आपका पहले हो जाएगा, राजस्व मिलता था 25, अब राजस्व मिल रहा है कितना, 24। तो कितने परसेंट की कमी होगा, 1/25 की कमी हो रहा है, गुणा 100 करेंगे तो ये आपका आ गया क्या, ये कमी होगा। और कमी कितना होगा, तो 4% की कमी होगा। इसका मतलब होता है नीचे, नीचे का मतलब लॉस हुआ, हानि हुआ। ऑप्शन नंबर आ गया कितना, ऑप्शन नंबर आ गया सी इज द राइट आंसर, सी इसका सही आंसर आ गया। कोई दिक्कत, राजस्व इसमें अगर बात करें, राजस्व जो होगा वो मूल्य गुणा बिक्री के बराबर होगा, इसके बराबर होगा। इस बात खुशबू कुमारी का बी आ रहा है, जो एकदम गलत है, एकदम गलत है, वो गलत है आंसर है। देखिए अगला सवाल यहाँ 3 नंबर में कह रहा है कि एबीसी जो है, एबीसी जो है मेरे भाई, वो 3:5 ये 1 है। ये क्या है दोस्त, ये इफिशियंसी है, कार्य क्षमता है। कह रहा वे एक साथ काम करते हुए उस काम को 5 दिन में पूरा करता है। तो एक साथ जब ये तीनों मिलकर करता है, तो यहां पे देखते हैं टोटल वर्क कितना हुआ है। जब तीनों मिलकर अगर करेगा तो 5 1 6 9, तो 9 मिलकर 9 होगा, तो 9 ये तो एक दिन में 9 यूनिट काम करता है। कह रहा है 5 दिन में कंप्लीट किया तो 9 5 45, मतलब टोटल काम रहा होगा कितना, 45। अब देखिए आगे क्या बोला, आगे क्या बोला गया, इस बात को देखो मेरे भाई। ए और बी 3 दिन के लिए एक साथ काम करते हैं। यहां बोला गया है कि ए और बी 3 दिन तक की काम किया, तो 3 दिन का ही काम हटा देते। 3 दिन 45 टोटल काम था, लेकिन यहां बोला गया है कि ए और बी 3 दिन तक काम किया, तो 5 3 8, 8 या 24 काम कर लिया। तो जो बचा हुआ काम है मेरे भाई, तो जो बचा हुआ काम है, यह काम 21 काम है, ये आपका रिमेनिंग वर्क है, ये रिमेनिंग वर्क है। और यही रिमेनिंग वर्क की बात किया है कि ए बी 3 दिन तक काम किया और छोड़कर चला गया, तब जो रिमेनिंग काम है ये आपका किसके लिए बचा है, और सी के लिए बचा है। और सी इसको काम कितने दिन में करेगा, तो शेष काम को सी करेगा कितना, 21। एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो 21 काम कितना दिन में करेगा, 21 डेज में करेगा। और यही आपसे पूछ रहा है कि सी शेष काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो 21 डेज में कंप्लीट करेगा। श्रवण कुमार मीना शॉर्ट वीडियो ठीक है, खुशबू का ठीक है भाई, सभी का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। और लोगों का आंसर भी आना चाहिए, तो एक बार शेयर कर देंगे सभी लोग आज की वीडियो को, आज की क्लास को, तो यहां तक ये सारे क्वेश्चंस हो पाए। अगले सवाल को देखते हैं, और अगले सवाल भी बहुत इजी है। देखो यहां पे एक निश्चित धनराशि से 9.5 वार्षिक दर से इतना वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज इतना होता है। तो साधारण ब्याज देखिए यहां कितना है, हम लोग के अनुसार एसआई क्या होगा, तो एसआई होगा RT% होता है, आप जानते हैं RT% गुना, और तो इसको अगर हम गुणा करते हैं 520 22 बटा कितना, 5%। हम लोग के अनुसार एसआई यहां, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि एसआई जो है 3553 है। यहां से 100% निकाल लो, तो 100% यहां से निकालेंगे तो आराम से निकल जाएगा मेरे भाई। 100% मतलब मूलधन निकल जाएगा, और मूलधन आराम से निकल जाएगा। तो 9.5 गुणा 22/5 और गुणा यहाँ पे क्या कर देंगे, पॉइंट हटाएंगे, 100 और दे देंगे। तो दिक्कत यहां तक बोल दो। अब काटो यहां से, ये कट गया 19 पंचे 95, ये कट जाएगा 21 दूनी 22, 21 से काटेंगे 21 तिया 33, 21 दूनी 22, और ये 21 तिया 33, 19 से कट जाएगा 2 7 63, 17 बार में। तो यहाँ पे ये कट जाएगा आपका कितना, 500 बार में। तो यहाँ से आ गया कितना, 8500 आ गया आपका, ये मूलधन आ गया। 8500 आपका क्या हो गया, ये मूलधन हो गया। 8500 रुपया ये आपका मूलधन आ गया। कितना आ गया भाई, मूलधन आ गया। अब देखो क्या कह रहा है, अब देखो यहां से क्या कह रहा है,
कर उसी धनराशि पर जो धनराशि आपने निकाला है उसी धनराशि पर 8.4% की वार्षिक दर पर साधारण ब्याज की दर से इतना साल का क्या होगा, मिश्रधन क्या होगा। तो पहले ब्याज निकाल लो, तो ब्याज निकाल लो तो 8500 8.4 RT%, RT% मतलब यहां 100 और यह 7 दूनी 14, 1 15 बटा, पॉइंट हटाएंगे, रहने देते हैं पॉइंट, तो यहां से ये कट गया, ठीक है, ये कट गया आपका कितना बार में, 4.2 बार में, ठीक है। तो यहां से आपका आ गया 85.42, तो यहां से अगर बात करें तो यहां पे आ गया आपका, गुणा करेंगे 5355 आएगा। तो यहाँ अमाउंट की अगर बात करें तो अमाउंट होता है P प्लस ब्याज, तो P आपका मूलधन आपका 8500 है और ब्याज कितना आया भाई 5355, तो यहां से आ गया 5 5 8, ये आ गया, ये अमाउंट आ गया, बी इसका अमाउंट आ गया, बी द राइट आंसर। तो मीना, खुशबू, MD दानिश, ठीक है, बी सभी का आंसर आ रहा है। बहुत सिंपल सवाल थे और हम लोग कर पा रहे हैं, बहुत आसान सवाल थे और हम लोग यहाँ पे निकाल पा रहे हैं। कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और यहाँ पे आंसर आ गया, ठीक है। सुनीता कुमार का भी आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। एक सवाल ये देखो, ये सवाल क्या कहता है, यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है, सवाल को पढ़ेंगे तो सवाल को पढ़ने से पता चल पाएगा। यहां बोला है दो ब्रिज जिनके केंद्र क्रमशः X और Y, जिनकी त्रिज्या 9 और 2 है। जैसे यहां पे दो आपका सर्कल है, एक छोटा है, जो कह रहा है वो कर दो। यहां पे सेंटर बोला है कि ये X है और ये सेंटर कह रहा है कि Y है, ये दोनों को मिला दिए, ठीक है। गुड इवनिंग बीपीएससी, गुड आफ्टरनून मनीष कुमार। यहां पे एक बात समझिए, ये हो गया। अब यहां पे बोला गया कि XY की दूरी जो है वो 17 सेंटीमीटर, कर इसकी त्रिज्या जो है, इसकी त्रिज्या जो है वो 9 है और इसका त्रिज्या ये 9 है और ये आपका क्या है, और ये पूरी की दूरी जो बोला गया, ये पूरा का दूरी आपका जो दिया हुआ है आपका 17, ठीक है। यहां तक कंप्लीट है, यहां तक देख लिए। कर Z R त्रिज्या वाले इस वृत्त का केंद्र है जो दोनों वृत्त को बाह्य स्पर्श करता है। एक और सर्कल है और एक और सर्कल की बात किया गया है कि एक और सर्कल है जो दोनों को क्या करता है, बाह्य रूप से टच करता है, बाह्य रूप से टच करता है। यही आपका बाह्य रूप से टच कर रहा है, दोनों तरफ को टच कर रहा है, दोनों को टच कर रहा है। तो दोनों को जब टच करा तो यहां से एक बात समझिएगा, ये बाह्य रूप से यहां टच करा, यहां टच करा, और जिसका आपका सेंटर जो है वो आपका Z है और ये R है, ये R है, ये हम जानते हैं 9 है और ये आपका क्या है 9 है और ये आपका। तो यहां बोला गया कि XY ये आपका 90 डिग्री यहां दे रखा है। बहुत सिंपल सवाल है। एक बात बताइएगा, इसको हम अलग से लिख देते हैं, तो ये आपका Z है, ये आपका X है, ये Y है, ये आपका बोला गया है कि 9 + R हो जाएगा और ये आपका बोला गया है 2 + R होगा और ये आपका 17 है। तो आप जानते हैं मेरे दोस्त, आप जानते हैं ट्रिपलेट जानते हैं, यहाँ पे ट्रिपलेट होता है 8 15 17। आप जैसे ही त्रिज्या देखिए, जैसे ही कर्ण देख लिए 17, तो 8 15 17 मतलब ये आपका 6 होगा, ये R भी 6 होगा, मतलब इसका त्रिज्या जो आ गया ये 6 आ गया। बहुत आसान सवाल थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर आ गया, ऑप्शन नंबर सी। और श्रवण कुमार का आपका गलत है, ठीक है सही है, खुशबू कुमारी का गलत है, ऑप्शन आपका सी आ गया। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्लियर है यहाँ, इस बात को समझ पाए, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, क्योंकि ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है, ठीक ना। हाँ, सभी का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, सबका आंसर आ रहा है सी, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक बात समझे ना, कि खर्च बराबर जो होता है ये आपका खपत गुणा
मूल्य के बराबर होता है। खर्च बराबर खपत गुना मूल्य के बराबर होता है मेरे भाई। अब देखो यहां से समझने की सवाल कोशिश करेंगे, जब चीनी के मूल्य में 28% की वृद्धि हो जाती है, मूल्य में 28% की वृद्धि हो जाना, तो 28% को आप क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, तो 28/100, तो 7 चौक 28 और ये आपका 25 चौका, मतलब यहां पे मूल्य पहले 25 था, 7 की वृद्धि हुआ तो हो गया कितना 32। ये पहले पूर्व में था, मूल्य पहले पूर्व में था और ये आपका बढ़ने के बाद हो गया। बात समझी? बहुत आसान सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। कर एक परिवार की इसकी मासिक खपत की इतना कम कर दिया कि अब चीनी में होने वाले व्यय की तुलना में 12% अधिक होता है। तुलना 12% अधिक होता है, वह मतलब क्या हुआ, खर्च की बात किया गया कि खर्च जो है वो आपका 12% अधिक है। तो 12% को आप लिखेंगे कितना, 3 चौक और 25 चौका, मतलब 25 था हो गया कितना। तो एक बात समझेंगे, खपत के बारे में पूछ रहा है तो खपत क्या होगा। अब देखिए ऊपर एक फॉर्मूला लिखा है, खर्च बराबर होता है खपत गुना मूल्य। आप जितना खपत करेंगे और उसका जो मूल्य है उसका गुणा करेंगे तो खर्च हो जाएगा। जैसे चावल खरीदने चावल खरीदने जाते हैं, 1 केजी का दाम 40 रुपया है, 5 केजी खरीदें तो 5 गुना 40 करते हैं कि नहीं, तो वही आपका खर्च हुआ कि नहीं, आपका जेब से पैसा निकला कि नहीं, बोलेगा हाँ। तो खपत यहां की अगर बात करेंगे, खर्च को अगर यहां खपत की बात करेंगे तो खर्च में मूल्य से डिवाइड कर देंगे। खपत की अगर बात करेंगे तो खर्च को किससे गुणा डिवाइड कर देंगे, मूल्य से अगर डिवाइड कर देंगे तो आपका निकल जाएगा। तो यहां पे 25 बटा मूल्य और ये 28/35, ये कट गया और ये आपका आ गया 7 चौक 28, 8 चौक 32, मतलब पहले खपत 8 था, अब खपत कितना हो गया, 7 हो गया। तो यहां पे बोला गया है, देखो यहां से करा, यदि परिवार में पहले चीनी की खपत 18.4 है, 18.4 है, तो 18.4 है, पहले खपत आपका 8 है, तो 8 यूनिट बराबर इतना, तो अभी कह रहा है कितना होगा, तो अभी कितना होगा यही निकालना है। तो यहां से पहले काट लो, 8 दूनी 16 और 8 दिया 24, तो 7 दिया 21, 7 या 21, 7 दूनी 14, तो ये आपका आ गया अभी कितना 16.1 केजी, 1 केजी। पहले खपत 18 था, 18 पॉइंट आपका 4 था, अभी खपत में कमी आ गया। तो क्या इस बात को समझ पाए, क्या इस क्वेश्चन को समझ पाए मेरे भाई। सी इधर राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका सही उत्तर आ जाएगा, इसका सही आंसर आ गया सी। क्या इस बात को आप समझ पाए, खर्च जो होता है वो खपत इंटू मूल्य होता है। खपत आप जितना केजी खरीदेंगे उतना आपको पैसा देना पड़ेगा और यही दोनों गुणा करेंगे तो आपका खर्च हो जाएगा, वही मूल्य हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे और इसका आंसर ये आ गया। ठीक है मेरे दोस्त, अब आगे बात करते हैं यहां पे कि tan 3x है, tan 3x है। एक बात बताइए, साइन 45 का मान कितना होगा, 1/√2 होगा, और cos 45 का मान कितना होगा, 1/√2 होगा, और साइन 30 की मान अगर बात करें तो 1/2 होगा मेरे दोस्त। अब बताओ यहां पे 1/2 और ये 1/2 और ये प्लस में है, तो 1/2, तो ये आपका आ गया 1, तो tan 3x बराबर आ गया 1। तो क्या हम 1 को हम लिख सकते हैं, 1 का मान क्या लिख सकते हैं, tan 45, tan 45 लिखेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि x बराबर हो गया कितना 15 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्योंकि tan 3x बराबर tan 45, तो यहाँ 3x बराबर 45, तो x बराबर कितना आएगा 15। x की क्या वैल्यू रखे कि आपका 45 डिग्री इधर राइट आंसर हो जाए, 45 इसका सही आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर आ गया, ये क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। चलिए बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। अगला बोला है 8 नंबर में, यहाँ पे ये डेली टेस्ट आपके यहाँ पे होते हैं ऑफलाइन आके टेस्ट अगर देंगे तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा आप लोगों को, क्योंकि आपकी जो प्रेशर होते हैं टाइम मैनेजमेंट का, डर जो होता है एग्जाम का, वो आपको यहाँ पे सब रिलीज होता है जब आप सबके साथ बैठ के टेस्ट देते हैं। तो डेली टेस्ट आपका 7 बजे होता है ऑफलाइन, और ऑनलाइन भी इसका टेस्ट होता है। तो ज्यादातर अगर पटना में रहते हैं तो ऑफलाइन ही आके टेस्ट दे देंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। कह रहा है मिश्रण में मिल्क आपका जो है वो 11 भाग और पानी कह रहा है कितना है 2 है। भाग कहने का मतलब ये 11:2,
मतलब 11 के रेशियो, 11 और 2 के रेशियो में आपका मिल्क और वाटर है, ठीक है। अब क्या बोला है कि यदि इस मिश्रण में 35 लीटर पानी डाल दिया जाता है, तो यहां पे 35 लीटर क्या डाल रहा है, 35 लीटर पानी डाल रहा है। जब पानी ये डाल रहा है, तो पानी डाल रहा है तो इसका रेशियो हो गया कि पानी की तुलना में 2 गुना शुद्ध दूध हो गया, पानी की तुलना में मिल्क आपका दुगना हो गया, तो ये 2 रेशियो आपका क्या हो गया। एक चीज आप जानते हैं मेरे भाई कि जब वाटर को मिलाया गया, जब वाटर को मिलाया गया तो दूध आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। वाटर जब मिलाया गया तो दूध सेम होना चाहिए, तो दूध सेम होने के लिए यहां पे 11 है तो यहां पे 2 गुना कर दो, यहां पे 11 गुना कर दो, यहां पे 2 और यहां पे 11, ठीक है मेरे भाई। तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 2 दूनी 4, 11, तो यहां पे कितने का वृद्धि हुआ, ये पहले पानी 4 था, अब पानी 11 हो गया, कितना क्या वृद्धि हुआ रेशियो में, 7 का। क्यों वृद्धि हुआ भाई, क्योंकि यहां 35 लीटर पानी मिलाया, मतलब 7 बराबर आपका 35 लीटर, 1 यूनिट बराबर कितना, 5 लीटर। 1 यूनिट बराबर अगर 5 लीटर है तो आपको निकालना है वास्तविक मिश्रण में कितना शुद्ध दूध था, तो 1 बराबर 5 है, तो वास्तविक मिश्रण में, तो वास्तविक मतलब पहले आपका देखो कितना यूनिट है, 11 दूनी 22 यूनिट दूध है, 1 यूनिट का मान 5 है, तो 22 पंचे 110 लीटर आपका मिल्क होगा, 110 लीटर आपका मिल्क होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सभी का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। ए खुशबू, एमडी नूर खुशबू, चलिए बहुत अच्छी बात है। श्रवण का भी आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, थोड़ा सा शेयर कर देंगे आज की क्लास को तो मजा आएगा। अब देखो यहां से क्या बोला गया है, एकदम एक एक चीजों को देखिए, कहीं भी अगर किसी को थोड़ा सा भी डाउट है तो आप कमेंट करेंगे, तो उसको हम फिर से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना मेरे भाई। तो यहां पे बोला कि एक पॉइंट है और ये आपका जो कोऑर्डिनेट है 5 और 7 का कोऑर्डिनेट। यहां बोला है कि इस पॉइंट से एक्स की जो दूरी होगी, डिस्टेंस जो होगी, एक्स की दूरी, एक्स एक्सिस की दूरी जो होगी, ये तो हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस है और ये हम जानते हैं कि वाई एक्सिस है। तो यहां पे इस बिंदु से इस पॉइंट का एक्स एक्सिस की जो दूरी होगी, डिस्टेंस होगा, तो हम जानते हैं ये जो कोऑर्डिनेट होगा, वाई कोऑर्डिनेट जो होगा, ये वाई कोऑर्डिनेट आपका 7 है, मतलब ये 7 आ जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है। कहेंगे उस बिंदु से, अगर एक सवाल कहेंगे कि उस बिंदु से वाई एक्सिस का कितना दूरी होगा, तो वो उसका जवाब देंगे मेरे भाई, उस बिंदु से इस कोऑर्डिनेट से वाई एक्सिस की दूरी कितना होगा, तो ये जवाब आपको देना है। इसका आंसर ये आ गया, ठीक है दोस्त। कितना आंसर आएगा बताएंगे। अब देखिए यहां पे क्या बोला है, 10 नंबर सवाल क्या बोला गया है आपको बताना है। 10 नंबर सवाल में क्या क्लियर है यहां तक, ठीक है। 5 सही पकड़े। अब देखो यहां क्या है, व्यास 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, ठोस बेलन का। एक देखिए बेलन है, एक बेलन है जो 12 सेंटीमीटर व्यास है, तो त्रिज्या आपका कितना होगा, 6 होगा, ऊंचाई 15 होगा। अब इसको पिघलाकर इसको पिघला दिया, इसको एक पिघलाकर खिलौना बना दिया, और खिलौना जो शंकु के आकार का है, जो शंकु के आकार का है, जिन पर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोला स्थित है, इस तरह से अर्धगोला स्थित है। इसकी त्रिज्या कितना है, 3 है, और खिलौने की कुल ऊंचाई जो है 12 है, कुल ऊंचाई जो है वो कितना है, 12 है, 12 है, जिसमें ये आपका देखिए ये त्रिज्या, ये भी त्रिज्या 3 होगा, तो इसकी दूरी कितना हो जाएगा, 3, ये आपका 9 हो जाएगा, मतलब इसकी हाइट आपका हो जाएगा। तो इसको पिघलाकर ये बनाया, तो इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के बराबर होगा। तो इसकी वॉल्यूम की अगर बात करें तो इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर 36 और हाइट गुणा। इसकी वॉल्यूम की अगर बात करें तो पहले ये शंकु का ले लो, तो शंकु का अगर 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो आर तो यही 3 तिया 9 गुणा एच आ गया 9, प्लस इसका करेंगे तो अर्ध गोला का होता है 2/3, फुल गोला का होता है 4/3, तो पाई आर क्यू होता है 3 3 होती है, ठीक है। तो पाई से कैंसिल हो गया पाई,
कुछ क्या रहा है, तो खिलौने की संख्या कितना होगा। तो मान लेते हैं इस तरीके से n खिलौना बनाया गया, इस तरह से छोटा छोटा कितना खिलौना बनाया गया, n खिलौना बनाया गया। तो यहां से एक बात समझेंगे, 9 से 9 तिया 27, 9 कॉमन लेंगे, 9 तिया 27, 9 खत्म हो गया, 9 चौक 36 हो जाएगा। तो 15 चौका 60, 3 तिया यहाँ पे, 3 से 3 कट गया, 3 और 2 5, ये आपका आ गया 5n। तो 5n से ये कटेगा तो 12 पंचे 60, मतलब n आ गया कितना 12। तो कितने खिलौने बनेंगे, कितने खिलौने बनेंगे, तो खिलौने की संख्या आपका आ जाएगा, आ गया कितना 12। खिलौने की संख्या कितना आ गया भाई 12 आ गया। जीतू 15 गलत बोल रहे हैं, 15 नहीं होगा, 12 होगा इसका 12 आंसर। ठीक है, 12 आंसर होगा, इस बात को समझिएगा। ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ टॉय, वॉल्यूम ऑफ टॉय। ठीक है, बात समझिए, बहुत बेहतरीन सवाल थे और देख पाए और हम लोग बना। करा कि ये दिया हुआ है इतना से, करा कि ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3-2 और एक कोऑर्डिनेट 2-3 और थर्ड कोऑर्डिनेट P4। शीर्षों वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 8 वर्ग इकाई दिया हुआ है, तो P का मान क्या। चलिए देखते हैं, यहां पे आपका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3-2, 2-3, P-4, एक कोऑर्डिनेट दिया। इसका एरिया जो दिया हुआ है, इसका एरिया जो दिया हुआ 8 दिया हुआ है। तो देखो हम लोग कैसे बनाएंगे, हम लोग कैसे बनाएंगे इस बात को थोड़ा सा ध्यान, हम लोग कैसे बनाएंगे इस बात को ध्यान देंगे। तो यहाँ क्या करेंगे इस बात को समझिएगा, यहाँ पे अगर इस कोऑर्डिनेट को हम लोग मैट्रिक्स जैसे बनाएंगे, और जहां से स्टार्ट किए हैं उसको फिर हम लोग या फॉर्मूला में यूज करेंगे। फॉर्मूला आप जानते हैं, इसका फॉर्मूला होता है x1 y2 माइनस y1, x2 y-3 होगा, y3 माइनस y1, x1 x2 x3, तो y1 माइनस y3, यही होता है इसका। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल का। लेकिन हम लोग यहां पे इससे अगर बनाएंगे, इसका इकाई दिया हुआ है कितना, इसका एरिया 8 दिया हुआ है, तो माइनस यहां पे थोड़ा सा आपका करेक्शन देखना है, करेक्शन थोड़ा सा करना है, एक मिनट। यहां पे आपको करेक्शन करना है, यहां पे माइनस होगा, देख लेंगे। ठीक है, यहां पे माइनस होगा, ठीक है। तो यहां पे अगर गुणा करेंगे 2 दूनी 4, -3 पाई और 4 तिया 12, तो -4 और -12, तो ये आ गया आपका -16 और -3 माइनस। अब देखो इधर वाले को गुना करो, -3 तिया 9 और -4, तो 3 तिया 9 और 3 तिया 9 2 दूनी 4, तो यहां से आ गया आपका, सॉरी 3 तिया 9 और 4 दूनी 8, तो 9 8 आपका हो गया कितना 17, तो माइनस आपका 17 हो गया और ये आपका आ गया -2। तो यहां से ये 1/2 आ गया, तो ये आपका उधर जाके गुना हो जाएगा, तो ये आपका 16 हो गया और -16 और माइनस माइनस प्लस 3p, तो यहाँ पे -p हो जाएगा। -3p में से माइनस माइनस प्लस अगर घटा देंगे तो -p आ गया, माइनस माइनस प्लस 17। ठीक है, 17 में से 16 चल गया, 17 में से 16 चल गया, तो यहाँ +1। हाँ हाँ हाँ, कहाँ पे आ रहा है जी, कहाँ आया है, कहाँ गड़बड़ किए हैं। हम्म,
अगर माइनस नहीं मानते हैं, कहां पे देख लो भाई, कहां पे गड़बड़ किए हुए हैं, एक चीज देख लो। तीन तिया 9, 3 तिया 9, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 4 दूनी 8, तो माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस प्लस 16 कटना चाहिए। अच्छा, इससे बनाते हैं, ये आपका दिया हुआ है 8, इससे देखते हैं बना के, ये आपका दिया हुआ 8, यहां से आप देखेंगे, यहां से देखेंगे x1 का मान अगर 3 रखे हैं, y2 का मान -3, और ये आपका आ गया कितना, अगर +4 मानते हैं, ये -4 माने +4 माने, बताओ यहां से अगर -4 से बन जा रहा है आंसर क्या, बताओ तो थोड़ा सा कमेंट करेंगे कि यहां पे -4 है कि 4 है, ये बता दीजिए थोड़ा सा। अगर 4 ही मान के चलते हैं, 4 ही मान के चलते हैं, तो 4 मान के चलते देखते हैं आंसर आता है कि नहीं। तो यहां से आ गया कितना, -4। x2 की बात करेंगे 2, y3 की बात करेंगे तो यहां पे आ जाएगा क्या, 4 माइनस आपका माइनस माइनस प्लस। अगर x3 की अगर बात करें तो यहां पे x3 आपका क्या है, p, और x3 है तो यहां पे आपका आ गया -2 और माइनस माइनस प्लस। तो ये इधर से आपका आ गया कितना, 8 दूनी 16, इधर 16 कर दिए, और ये 16 आ गया तो यहां से आपका -4, 3 12, 12 तिया 36, मतलब ये माइनस आपका 36 आ गया। और यहां से अगर 4 दू 6, 6 दूनी 12, तो ये आपका 12 आ गया। अब यहां से अगर सॉल्यूशन करें तो माइनस आपका हो गया -2p, और माइनस आप प्लस आपका आ गया कितना, 1 मिनट, यहां से 1 आ गया, तो मतलब यहां पे आ गया p बराबर 16। तो यहां से अगर बात करें तो b आपका हो गया, नहीं आएगा, यहां से भी नहीं आ रहा है, देख लेते हैं लास्ट में, देख लेना, यहां पे देख लेना, कहीं पे अगर देखिए नेगेटिव पॉजिटिव हुआ होगा तो देख लीजिएगा। यहां से हमको लगता है नेगेटिव पॉजिटिव हुआ होगा, तो 4 या 12, 4 या 12, 2 देख लीजिएगा, यहां से हुआ होगा, आप देख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। कर एक मीनार की छाया, देख लीजिएगा, वहां पे कहीं पे आपका हुआ होगा, या तो हमको लगता है कि वहां पे -4 रहा होगा। अब देखो यहां से कह रहा है कि मीनार की छाया, सूर्य के उन्नयन कोण 45 डिग्री है, सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, सूर्य का उन्नयन कोण यहां 45 डिग्री है, तो यहां पे 45 डिग्री है। अब यहां बोला गया उसकी छाया में 10 मीटर लंबी पाई जाती है, उस छाया से 10 मीटर लंबी पाया जाता है जो 60 डिग्री का उन्नयन कोण पे बनती है। तो यहां जो बनती है उससे 10 मीटर लंबी पाया जाता है जो 45 डिग्री पे बनता है, मतलब ये आपका 10 मीटर का है। अब बताओ ये 45 है तो ये आपका रेशियो 1 होगा, और ये पूरा आपका 1 रेशियो होगा, आप जानते हैं मेरे भाई। अब अगर बात करें कि ये 60 है तो ये आपका √3 होगा, और ये 1 होगा। जब ये √3 और ये 45 कह रहा है कि ये 1 होगा, और 60 कह रहा है ये √3 है, तो ये 1 को ही हम √3 कर देंगे, तो यहाँ कितना गुना करेंगे, √3, तो यहाँ भी आपको √3 गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपका ये 1 है और टोटल √3 है, तो ये आपका √3 - 1 है, तो इतना बराबर आपका 10 बराबर 10 दिया है, √3 - 1 यूनिट के बराबर निकालना, आपको इसका यूनिट निकालना है। तो इसका निकालना, हाइट निकालना है, यही निकालना है भाई, मीनार की ऊंचाई निकालना, हाइट निकालना है, तो हाइट आपका √3, बस कंजुगेट मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 + 1, तो √3 + 1 कंजुगेट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो गया 2, 2 से कटेगा 5, तो 5 3 + √3 आ जाएगा आंसर। देख लिए कौन सा ऑप्शन सही है, एक ऑप्शन कोई भी नहीं सही है, ई हो जाएगा इसका सही है।
ई इसका सही उत्तर आ जाएगा। एमडी नूर आपका गलत है, ई आ जाएगा सही आंसर, ये आपका सही उत्तर आ जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्लियर, ई आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां कह रहा है कि वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 126 और 224 और 608 -2 -7 और -20, जो रिमाइंडर आ रहा है वो रिमाइंडर हम नहीं चाहते हैं, जो रिमाइंडर हो रहा है वो रिमाइंडर को नहीं चाहते हैं, तो रिमाइंडर पहले घटा दो। तो रिमाइंडर पहले घटा देंगे तो ये आपका आ गया 124 और ये आ गया आपका कितना, ये आ गया आपका 217, ये आ गया। और यहां से अगर बात करें तो यहां से आपका आ गया 18 में से 9, 18 में से 9 और यहाँ 9 में से गया 8 और ये आ गया। तो जब कह रहा है कि यहां से इस बात को समझिएगा कि यहां पे 124, 217, 689 आ रहा है, तो कह रहा है वह कौन सी बड़ी सी बड़ी संख्या जो होगी। अब देखो रिमाइंडर हटा दिए, जो रिमाइंडर कह रहा हूं रिमाइंडर को हटा दिए, अब वह कौन सी संख्या होगी जो इसको भी पूरी तरह से डिवाइड कर देगा, क्योंकि रिमाइंडर हम छोड़ दिए। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस मेथड यूज करेंगे। तो डिफरेंस मेथड यूज करेंगे, तो डिफरेंस मेथड यूज कैसे होगा, सबसे कम डिफरेंस देखते हैं कम किसमें है, सबसे कम डिफरेंस इसी में है और 17 में से 3 और ये 9, सबसे कम डिफरेंस इसमें। या तो 93 का डिविजुअल होगा, या तो 93 का डिविजुअल होगा, या तो 93 से ये डिविजुअल होगा, या तो 93 से ये डिविजुअल होगा, या तो 93 से कोई नहीं कट रहा है तो इसका फैक्टर होगा, फैक्टर से कटेगा 3 × 30। तो 4 2 7, 4 2 6 7, 3 से कभी नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, तो आपका 31 ही आपका क्या हो जाएगा, SCF हो जाएगा। और यही आपका क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या हो जाएगा, और यही बड़ी संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ गया, बी आ गया ऑप्शन राइट आंसर, बी इसका सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है मेरे भाई, बी इसका सही आंसर आ गया। तो ये इसका सही उत्तर आ गया, इस बात को समझिएगा, बहुत आसान सवाल है। कह रहा है गोले की सतह का क्षेत्रफल, गोले की सतह का क्षेत्रफल हम जानते हैं, गोले का जो सतह का क्षेत्रफल होता है 4πr1 का स्क्वायर, और बताइए 4πr2 का स्क्वायर इक्वल टू आपका 49 और ये 25 है। तो R1 रेशियो R2 का रेशियो हो जाएगा आपका 7 और 5 आ गया। कभी भी इस तरीके से इतना नहीं करने की जरूरत है, जैसे ही दिया कि क्षेत्रफल दिया है तो मतलब रेशियो, त्रिज्या का रेशियो 7 और 5 हो जाएगा। आयतन करेंगे तो 7 का क्यू और 5 का क्यू, ऑप्शन नंबर सीधा मार देंगे ये, क्योंकि इसके वॉल्यूम का जो रेशियो होता है, इसके वॉल्यूम का रेशियो होता है 4/3πr3 और इसका रेशियो हो जाएगा 4/3πr2 का क्यू। तो ये वाला आपका पूरे कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचेगा RQ, तो RQ का मान 7 का क्यू और 5 का क्यू, तो ये आपका 343 और ये 125 आएगा। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा भाई, सी आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। समांतर चतुर्भुज की दो समीपवर्ती भुजा 12 और 9 है। एक समांतर चतुर्भुज है, इस बात को देखिएगा, एक समांतर चतुर्भुज है, इस बात को देखिएगा कि ये समांतर चतुर्भुज है, और ये समांतर चतुर्भुज में यहां बोला गया है कि इसकी समवर्ती भुजा, समवर्ती भुजा मतलब यहां से अगर ये 12 है, ये आपका 9 है, और ये एंगल अगर ये 12 है तो ये आपका 9 है, और ये एंगल आपका दे रखा है कितना, हम जानते हैं डायगोनल इस दोनों को एक दूसरे को बराबर भाग में बांटता है। तो हम जानते हैं एक चीज आप जानते होंगे, किसी भी त्रिभुज में अगर ये थीटा है और ये एक्स और ये वाई दिया हुआ है, इसका एरिया निकालने की अगर बात किया जाता है, याद कीजिए आपको पता होगा कि हाफ इंटू एक्स वाई साइन थीटा होता है। तो यहां से आपका एरिया निकल कर आ गया हाफ इंटू 9 इंटू 12 और ये आपका साइन 30 डिग्री, और इस तरीके से ये दो बराबर भाग में बांटेगा तो यहाँ दुगुना आ गया, तो इसका एरिया, पूरे का एरिया निकल जाएगा। ये कट गया आपका 6 बार में, 9 छक 54 और साइन 30 डिग्री का मान 2, इधर 2, तो 2 से 2 कट गया,
आ गया ए, इसका सही आंसर आ गया। ए इसका क्या आ गया? सही आंसर आ गया ए इसका सही आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है भाई, ए इसका सही आंसर। अब देखो यहां से सवाल देखेंगे, 16 नंबर सवाल की बात करेंगे कि 5 वर्ष पहले 4 व्यक्तियों की औसत आयु 40 वर्ष था। तो 5 वर्ष पहले अगर 40 वर्ष था तो वर्तमान में आयु का औसत कितना हो जाएगा? 40 था, सब में 5 साल पहले, तो सब में 5 5 जुटेंगे तो एवरेज भी 5 ही जुटेगा। तो ये आपका आ गया कितना? 45 कर। यदि कोई नया व्यक्ति अभी समूह में शामिल हो जाता है, सभी 5 व्यक्तियों की औसत आयु 46 वर्ष हो जाती। तो जो पांचवें व्यक्ति आया है उसका एज क्या? न्यू जो एंट्री हुआ तो पहले ऑलरेडी 45 था, जब आया तो एवरेज यहां 45 था, हो गया 46, 1 वर्ष की वृद्धि हुआ। तो +1 कितने लोगों के लिए? 5 लोगों के लिए। तो यहां से आ जाएगा आपका कितना? 50 वर्ष आंसर हो जाएगा। 50 वर्ष आंसर हो जाएगा सीधा सीधी। या ऐसे भी कर सकते थे कि यहां पे 40 है, 40 गुना करेंगे, 4 व्यक्ति तो 4 हो गया, लेकिन ये 5 साल पहले है 4 व्यक्तियों का, तो 5 साल बाद वर्तमान में तो 20 ऐड कर देंगे। तो यहां से आ गया कितना? 4 चौक 16, 180 आ गया। अब कोई दो एक नया व्यक्ति आ जाने से एवरेज 46 हो गया। तो एवरेज 46 हो गया तो संख्या भी आपका 5 हो गया। तो 46, 6 पंचे 30, 5 चौक 20, 20 और ये आपका 23 आ गया। तो यहां 180 था, 230 हो गया। इसका मतलब कितना क्या वृद्धि हुआ? तो 50 की वृद्धि हुआ। मतलब यही आपका जो हुआ 50 क्यों वृद्धि हुआ? क्योंकि नया व्यक्ति इसमें शामिल हो गया था। न्यू व्यक्ति का एज आ गया 50 इज द राइट आंसर। 50 इसका सही आंसर। चाहे आप ऐसे बना सकते हो, ये आपका सेकेंड मेथड है, और ये आप डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हो, सिंपल मेथड। ठीक है, कोई दिक्कत यहां पे? अब देखो अगला सवाल क्या करें? संपूरक। संपूरक मतलब होता है संपूरक कौन का मतलब होता है? संपूरक कौन का मतलब होता है? θ1। संपूरक कौन का मतलब होता है? θ1 प्लस θ2 होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री क्या होता है भाई? 180 डिग्री। ठीक है, संपूरक कौन का मतलब होता है? 180 डिग्री। ठीक है, और यहां से ही सब आ गया। संपूरक कौन के इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। यहां पे गलत दिया हुआ, ये आपका होता है सप्लीमेंट्री होना चाहिए। तो यहां से संपूरक है तो हम जानते हैं cos A cos B माइनस sin A इंटू sin B। ये फॉर्मूला होता है किसका? cos A प्लस, ये माइनस में है, A प्लस B हो जाएगा। ये पॉजिटिव रहेगा तो माइनस। और ये संपूरक है, संपूरक कहने का मतलब 180 डिग्री। तो cos 180 डिग्री बराबर हो जाएगा -1 cos 180 डिग्री। -1 आंसर होगा, -1 आंसर। ठीक है, यहां संपूरक दिया है, इसका इंग्लिश आपका कंप्लीमेंट्री नहीं होता, सप्लीमेंट्री होता है। ठीक है, सप्लीमेंट्री होता है इसको। ठीक है, अब इस सवाल को थोड़ा सा ध्यान देंगे, इस सवाल को थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये सवाल क्या कहना चाहता है? इनवर्स कोइंसिडेंट रेशियो ऑफ इवेंट, है ना? यहां पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। कोइंसिडेंट रेशियो इनवर्स, इनवर्स का मतलब होता है अपोजिट।
अपोजिट का मतलब होता है, इसका अगर अपोजिट मतलब यहां कह दें ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इनवर्स इवेंट्स की अगर बात करें, इनवर्स इवेंट्स ऑफ अगर बी की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट, और यहां होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है। इंग्लिश समान होता है, लेकिन यहां पे इंग्लिश समान नहीं होता है, क्योंकि यहां पे गूगल लेंस से इसको क्या किया जाता है, गूगल लेंस से इसको इंग्लिश किया जाता है, इसलिए पूरा को यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री ले लेता है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है मेरे भाई। अगर यहां से इनवर्स की बात किया गया है, ये इनवर्स की बात किया गया, अगर यहां से अगर हम क्या बोलते हैं फेवर की बात करते हैं, तो फेवर का फॉर्मूला क्या होता है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। फेवर इवेंट ऑफ बी, यहां से अगर बात करें तो यहां पे उल्टा हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये फॉर्मूला होता है। अगर यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान 11/18 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट की अगर बात करें, नहीं होने की प्रायिकता अगर बात करें, नहीं होने की प्रायिकता होगा, एक में से इसको घटा देंगे तो ये 7/18 हो जाएगा, ये 7/18 हो गया, ये ए नोट, ठीक है, ए नोट का। इस बात को समझ पाए, क्लियर हुआ यहां पे कि नहीं। अब यहां से अगर हम एक फॉर्मूला निकालने की बात करेंगे, तो यहां से आपका एक फॉर्मूला याद रखिएगा, इस फॉर्मूला को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू होगा 1 - पी यूनियन बी, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला क्या होता है, ये और ये दोनों मिलाकर 1 होते हैं, मतलब नहीं और यस होता है, प्रोबेबिलिटी है और प्रोबेबिलिटी नहीं है, दोनों मिलाकर 1 होना चाहिए, तो यहां पे आपका प्रायिकता होगी। तो ये चीज ध्यान रखिए। तो यहां से देखिए क्या क्या चीज निकलेगा, क्या क्या चीज निकाल सकते, क्या क्या दिया हुआ है। तो यहां से आपका एक यहां पे नोट वाला है, ठीक है, एकदम आराम से इसको देखेंगे और करते हुए चलेंगे। 1 मिनट दिया हुआ है, 1 - इसका दिया हुआ मान 5/, तो 9 इकाई 9 यहां पे आ गया 4/5। अब ये 4/5 आ गया, यहां से 4/5 आ गया। अब आपको चाहिए क्या, इस बात को देखेंगे, चाहिए यहां पे देखिए, यहां पे आपका दिया हुआ है ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट और प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन बी नॉट। अब देखिए इसका मान कहीं से निकाल, इसका मान देखो दिया हुआ है वहां के 13/27, और ए नोट कहां से निकाले, ए नोट देखिए यहां निकाल दिए 7/8, और इसका मान आपको चाहिए, ठीक है, और इसका मान देखो कहां पे दिया हुआ, इसका मान भी चाहिए, सॉरी इसका भी मान दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे निकाले हैं 4/। तो यहां से अगर हम बात करें, यहां से आ गया 13/27 - 7/18, और यहां से आ गया +4/9, और ये आपका बी नोट का आ गया। किसका आ गया, बी नोट का आ गया। बी नोट का अगर हम सॉल्व करते हैं, तो यहां पे बी अगर नोट का सॉल्व करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोट, तो ये आ जाएगा 29/54। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, 29/54 आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो एक बात बताइए, ये अगर बी नोट आ गया तो आप ये भी ला सकते हैं
कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो डायरेक्ट आ जाएगा, इसका कम कर देंगे, इसको अंतर कर देंगे, 14 में से 9 चला के जाएगा, तो ये आ गया 25/54। तो 25/54 आ गया। तो यहां से इसका आंसर चाहिए, इनवर्स का आंसर चाहिए। इनवर्स वाला आपका देखिए प्रोबेबिलिटी, आप ये देखो फॉर्मूला का कमाल है, फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा तो बन पाएगा, और नहीं याद रहेगा तो ये क्वेश्चंस आप नहीं बना पाएंगे। तो ये आ गया 29/30। इनवर्स वाला अगर फेवर में बोलता, अगर इनवर्स में बोला गया, अगर फेवर में बोला होता तो ये उलट जाता, ये वाला आपका उलट जाता, इसका इनवर्स हो जाता अगर फेवर में बोला होता तो। ठीक है, तो यहां से इस फॉर्मूला को आप याद रखेंगे, ये फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट यूनियन बी नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। ठीक है, तो यहां से आंसर आ गया सी, इसका सही उत्तर आ गया। तो ये आपका फॉर्मूला, इसको याद रखना पड़ेगा, और ये कंडीशन आप थोड़ा सा देख लेना, इसको समझने की कोशिश करना। ठीक है, क्लियर है? कह रहा कि एक शंकु के ठोस छिन्नक, एक शंकु का छिन्नक है, ये एक छिन्नक होता है, और इसकी ऊंचाई जो दे रखा है ये 8 दे रखा है, और आपका ये वाला त्रिज्या दे रखा है, छोटी आर 3 दे रखा है, बड़ी आर आपका 9 दे रखा है। एक बात समझिए, यहां से इसको एक लाइन खींचते हैं, तो ये अगर 3 है, ये भी 3 होगा, ये 3 है, तो ये आपका कितना होगा, 6 होगा, ये 6 होगा, और ये आपका 8 होगा, तो ये 8, ये 6, तो ये आपका एक ट्रिपलेट बन गया 10, और यही आपका जो होगा तिर्यक रेखा होगा, यही आपका इसका तिर्यक ऊंचाई होगा। तिर्यक ऊंचाई होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर आ। वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें जो पहली 10 प्राकृत संख्याओं से विभाज्य है। तो प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 से डिवाइड है, तो वो कौन सा आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, इसकी बात करते हैं। तो 9 से ये नहीं कटेगा, 9 से ये नहीं कटेगा, खत्म हो गया, क्योंकि 9 से कटने का मतलब अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो इसका जो एलसीएम आएगा, तो एलसीएम आएगा वो सभी से ये कटेगा, इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, सबसे ये डिविजुअल होगा। बोले हाँ, जो एलसीएम आएगा उससे सबसे डिविजुअल होगा, मतलब 9 से कटने का मतलब ये 9 से नहीं कटेगा, तो 20 ही खत्म हो गया, 9 से ये कट रहा है, तो जब 9 से कट रहा है तो ये 3 से भी कटेगा, जब ये 5 से कट रहा है तो 5 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 2 से 10 से भी डिविजुअल है, 7 से 7 या 21 और 42, ये 7 से भी कट रहा है, 8 से 8 6 48, 8 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, मतलब आंसर आ गया कितना, ए इसका सही आंसर आ गया, ए इसका सही आंसर। ठीक है, ए इसका सही आंसर आ गया, या इसका आप एलसीएम निकाल लो, एलसीएम आ जाएगा 10 गुना 9 गुना 4 गुना 7, 4 कट रहा है, 3 2 है, ये गुणा कर दो, ठीक है, या ये एलसीएम आ गया, ये गुणा कर दो, सब आंसर। ठीक है, वन प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन, इसको जब कंजुगेट मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस में है तो ये आपका पॉजिटिव में करेंगे कंजुगेट मल्टी, ये आ जाएगा आपका 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन का होल स्क्वायर थीटा,
और ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर। तो ये आपका खत्म हो चुका है, तो ये आपका खत्म हो गया क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर को खत्म कर देगा, तो 1 प्लस साइन थीटा और ये आ गया कॉस थीटा। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, सेक थीटा, और यहाँ पे आप टेन थीटा ले सकते हैं क्योंकि कॉस से 1 में डिवाइड करेंगे सेक थीटा, साइन बाय कॉस थीटा, टेन थीटा। क्या हम इसको के मान सकते हैं? और जब इसको के मान सकते हैं, इसको हम के लेट कर सकते हैं, तो एक बात बताइएगा, क्या सेक थीटा और माइनस टेन थीटा क्या ये 1/k होता है कि नहीं? क्यों, आप जानते हैं मेरे भाई? अरे भाई जान रहे हैं कि नहीं? तो ये अगर पॉजिटिव में रहेगा तो नेगेटिव में करेंगे तो 1/k आएगा, और यहां से 2 सेक थीटा ये कट जाएगा, और यहां से आ गया k माइनस प्लस k प्लस। अब बताइए यहां से आपकी एक चीज और चीज देखो कि यहां पे सेक थीटा है, सेक थीटा का मान देखो कितना है दोस्त, तो सेक थीटा का मान आ गया x प्लस, अब यहां से इसको जब गुणा करेंगे तो ये आ गया 2x, और जब दो यहां गुणा करेंगे तो ये आपका आ गया 2x, और ये आ गया k प्लस 1/k। तो यहां से देखिए k बराबर इतना और k बराबर इतना, मतलब k का मान जो हो जाएगा, जो आप माने थे इसका पूरे का वैल्यू आप k माने थे, और k का वैल्यू आ गया 2x और 1/, इसका सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर आ जाएगा। बहुत बेहतरीन सवाल थे, बहुत बेहतरीन सवाल थे। ये कैसे आया, ये एक चीज देख लो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा अगर ये के मानेंगे तो ये के मानेंगे, अगर ये के मानते हैं तो 1/k, ये दोनों का इनवर्स हो जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स है, उसको के मानेंगे तो इसको 1/k मानना पड़ेगा। इस बात को क्या समझ पाए मेरे भाई? यहाँ पे कोई किसी को दिक्कत? एक तैराक स्थिर जल में 12 किलोमीटर की चाल से तैर सकता है, स्थिर जल में 12 किलोमीटर की चाल से तैर सकता है, मतलब स्थिर जल में की अगर बात करें तो अपनी चाल हो जाएगा आपका x मानते हैं x को 12 किलोमीटर, और नदी की 2 किलोमीटर की चाल से बह रही है, मतलब y की चाल आपका 2 किलोमीटर पर आवर है। तैराक धारा के विपरीत दिशा में जा रहा था, धारा इधर और विपरीत दिशा से तैराक चल रहा है, और 6 किलोमीटर की दूरी, मतलब ये अप स्ट्रीम में चल रहा है, तो अप स्ट्रीम में वो 6 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा? 6 किलोमीटर की दूरी। तो यहां अप स्ट्रीम में चाल क्या होता है, घटता है, तो 12 में से 2 चल गया 10, गुणा कर देंगे 6 60 से, क्योंकि ये घंटा में, मिनट में आंसर चाहिए, तो 6 36 मिनट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? बहुत आसान सवाल थे। ऑप्शन नंबर सी आ गया, ऑप्शन नंबर सी आ गया। आंसर आप लोग बताओ, बताते चलो भाई, ऑप्शन नंबर सी आ गया द राइट आंसर इसका सी। ठीक है, तरह आंकड़ा जो है 40 50 30 20 80 इतना दे रखा है, इसकी माध्यिका ज्ञात करना है। पहले इसकी माध्यिका अगर निकालते हैं, माध्यिका निकालते हैं मीडियन, मीडियन अगर फर्स्ट निकालते हैं पहले, तो मीडियन फर्स्ट हो जाएगा, देखिएगा यहां पे मीडियन फर्स्ट हो जाएगा आपका, देखने की बात करते हैं तो मीडियन यहां पे 8वां टर्म है, 8/2 प्लस भाई, तो ये आपका आ गया फोर्थ और फिफ्थ असेंडिंग ऑर्डर में। हम जानते हैं माध्यिका जब भी निकालते थे असेंडिंग ऑर्डर में, तो ये आपका फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, और ये फोर्थ हो गया, और ये आपका फिफ्थ हो गया। फोर्थ और फिफ्थ 50 प्लस 50/2, ये भी कितना हो गया? अब यहां पे बोला गया कि मीडियन फर्स्ट, तो मीडियन सेकंड की अगर बात करें, मीडियन यहां पे सेकंड,
क्योंकि सेकंड में क्या किया है, रिप्लेस कर दिया है। किसको रिप्लेस कर दिया है, तो यहां रिप्लेस कर दिया है किसको, देखिएगा रिप्लेस कर दिया 30 के को 120 से रिप्लेस कर दिया। मतलब यहां से एक बात समझिएगा, यहां से एक बात समझिएगा, यहां पे 120 30 के जगह पर 30 के जगह पर आप अब यहां 120 है, ठीक है। 30 के जगह पर 100 क्या है, 20 है। यहां भी क्या करेंगे, चौथा और पांचवा, क्योंकि यही संख्या होगा चौथा। तो चौथा मतलब ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये आपका फिफ्थ आ जाएगा। 7 5 12, तो अब आ गया 50 फोर्थ और फिफ्थ, क्योंकि फोर्थ और फिफ्थ ही चाहिए नंबर, बटा 2। तो 120 का आधा हो गया कितना, तो निकालना क्या, नई माध्यिका ज्ञात कीजिए और दोनों माध्यिकाओं का माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों माध्यिकाओं का माध्य ज्ञात करना है, मीन ज्ञात करना है। पहला माध्यिका 50, दूसरा माध्यिका 60, ये आ गया कितना, सी आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक, क्लियर है यहां तक। करा ताश की गड्डी से प्रतिस्थापन के साथ एक के बाद एक 3 पत्ते निकाले जाते हैं। तो पहला पत्ता गुलाम, दूसरा पत्ता काला पत्ता, ब्लैक कार्ड, जिसको तीसरा पत्ता सम संख्या वाला होना चाहिए। तो यहां से आपकी अगर बात करते हैं, देखिएगा पहला पत्ता गुलाम, तो पहला पत्ता गुलाम होना चाहिए। तो गुलाम की टोटल जो संख्या होती है, तो गुलाम जो होता है भाई, तो गुलाम की संख्या आपका 4 होता है और टोटल पत्ता जो होता है वो टोटल पत्ता आपका 52 होता है। तो यहां से अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें कि पहला पत्ता, एक पत्ता का गुलाम होने की अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें, तो गुलाम होने की अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें तो ये आपका आ गया 4 बटा कितना, 52 गुणा। फिर बोला गया है कि दूसरा पत्ता काला पत्ता होना चाहिए। तो काला पत्ता की अगर बात करें तो ब्लैक कार्ड की अगर बात करें तो ब्लैक कार्ड आपका 26 होगा। प्रतिस्थापन मतलब निकाला और फिर डाल दिया, निकाला पत्ता और फिर डाल दिया, मतलब कहता बिना प्रतिस्थापन का तो निकालता उसको हट जाता, मतलब 51 पत्ता बचता, एक पत्ता निकालता। यहां बोला गया कि निकाला पत्ता और फिर पत्ता को डाल दिया, निकाल के देखा और फिर पत्ता को डाल दिया, मतलब 52 ही पत्ता रहेगा हमेशा। तो 26 यहां से 26 कार्ड को निकाला, 26C1 और 52C1, मतलब ये भी आपका हो गया 26/52 आ जाएगा। अरे ऐसे करेंगे ना भाई, देखो NCR, तो यहां पे आ गया 26C1, तो 26C1 का 26 होता है और 52C में से एक चल गया, एक निकालना है, पूरे पत्ते में से एक निकालना है, तो ये भी आपका 52 हो गया। तो 26/52। अब देखो यहां से बोला गया है, यहां से बोला गया है कि सम संख्या की अगर बात किया गया मेरे भाई, तो सम संख्या देखो एक पत्ता सम पत्ता होना चाहिए। तो सम पत्ता आपका देखिए कौन कौन होगा, 1 2 2 लिखा हुआ रहता है, 4 6 8 10। तो टोटल कितना पत्ता रहता है इसका, 20 पत्ता, क्योंकि सबका 4 पत्ता रहेगा। ये भी 4 गो रहेगा, 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 4 गो, तो 5 20, टोटल पत्ता 20 है। तो यहां पे आएगा 20C1/52C1, तो ये भी आ गया 20 बटा, यही आपका प्रोबेबिलिटी होगा, कि आपका प्रोबेबिलिटी होगा। मान लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। 13 चौका 52, 26 दूनी 52, 5 चौक 20, 13 चौका 52, 5 बटा आ गया 13 तिया 169, 9 दूनी 18, 338 आ जाएगा। तो यही आपका प्रोबेबिलिटी हो गया, यही 555/338 बी बी बी।
सही आंसर। किसी को अगर यहाँ पे कोई तकलीफ है तो वो बता सकते हैं, क्योंकि गुलाम यहाँ पे सी है। गुलाम को अगर निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा गुलाम। देखो 52 पत्ते में से एक पत्ता गुलाम निकाला, उसके बाद गुलाम की संख्या 4 है तो C1 निकाला, तो ये भी 4 बटा आपका 52 हो जाएगा। अगर यहाँ से ब्लैक कार्ड को निकालते हैं तो ब्लैक कार्ड की निकालते हैं तो 52 पत्ते में से एक ब्लैक कार्ड निकाला है तो 52 हो जाएगा। और 26 ब्लैक है तो ऊपर में आ जाएगा 26C1, ये आ गया 26 बटा। यहाँ पे आपका सम संख्या वाला कितना है टोटल, ये 20 पत्ते हैं, क्योंकि सबका 4-4 पत्ता होगा तो 5 20 पत्ता होगा, तो 20C1 बटा आपका 52C1 आ जाएगा इसका सही आंसर। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अगले सवाल की बात करते हैं। ये 25 नंबर सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है, एसएससी में पूछा गया था ये सवाल, आप लोगों को ये दिया गया है टेस्ट में। चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखो सबसे पहले ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, ये भी इसके बराबर, तो पहले इन दोनों में कंपैरिजन करो। ये दोनों में जब कंपैरिजन करेंगे तो देखिएगा थोड़ा सा समझ, बी को हम इधर कर सकते हैं, बी को जब इधर कर सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं ये दोनों की बराबर है तो ये इसके बराबर है, तो बी इधर कर देंगे तो ये a माइनस बी आ गया। बी इधर कर दो और 1/b उधर कर दो, कोई दिक्कत। अब देखो इस दोनों में, ये दोनों में कंपेरिजन, सी को इधर कर दो तो b माइनस सी, हमको लाना है एबीसी, इसलिए हम कर रहे हैं। फ्रैक्शन वाले को सबको एक तरफ कर दो और ये वाला आपका पूर्ण संख्या के रूप को एक तरफ कर दो, तो ये आपका आ गया क्या। अब ये दोनों में देख लो, ये दोनों में अगर देखेंगे तो एक उधर कर दो तो c माइनस ए और ये आ जाएगा b माइनस। अब इन दोनों को गुणा, सभी को गुणा कर दो, गुणा करेंगे देखो क्या आएगा। क्योंकि हमको चाहिए था एबीसी, और वैसे नहीं करते तो एबीसी का नहीं आता, तो हम एबीसी करने के लिए इसको सबको एक तरफ कर लिया और बटा में यहाँ पे देखो आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये आपका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो बी सी, बी माइनस सी हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा ए सी, ए माइनस सी हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा बी ए, बी क्या कहीं दिक्कत हो रहा है क्या, देखो तो। तो यहाँ पे उल्टा हम लिखे हैं, यहाँ पे उल्टा लिखे हैं, उल्टा लिख दिए, बी उधर जाएगा तो 1/c माइनस 1/b। इसमें देखो ये इधर आएगा, उधर जाएगा तो 1/a माइनस 1/c। ठीक है, ठीक है भाई। ये आ जाएगा इधर, ये इधर आया तो वो उधर जाएगा, ये अगर इधर करते हैं तो c माइनस ए, ये उधर जाता है तो c माइनस ए, तो ये आपका आ गया, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एलसीएम लिए तो यहाँ आ गया सी बी, बी माइनस सी। यहाँ पे देखिए एलसीएम लिए तो ए सी, सी माइनस ए हो जाएगा। यहाँ पे आ गया बी ए, ए माइनस आपका बी हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से बी माइनस सी माइनस सी, सी माइनस ए, सी माइनस ए माइनस, तो यहाँ बच गया आपका 1, इधर आ गया ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर। देखिए ए कितना बार है, 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार। यहाँ से आ गया ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ से ए बी सी का मान जो आएगा प्लस माइनस 1 होगा, दोनों मान प्लस माइनस 1 होगा। ऑप्शन ये भी प्लस माइनस 1 है, यहाँ पे +1 एंड -1, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा। ट्रांसफर कैसे की, ये आपका डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे पहले यहाँ देखो क्या किए, ये दोनों को बराबर किए,
तो इधर से मतलब नहीं हमको, यहां से देखो तो ये b को इधर किए a माइनस बी और ये इधर किए तो वो c माइनस 1/b लिख दिए यहाँ पे। फिर ये दोनों में किए तो b माइनस सी और ये उधर कर दिए, ये आपका देखो लिख दिए। अब ये दोनों में की अगर बात करें तो यहां से 1 माइनस बी इधर कर दिए तो 1/a और एक उधर कर दिए तो c माइनस आगे भी इसी तरह ट्रांसफर किए। ठीक है भाई, सतीश यादव इसी तरह से ट्रांसफर किए और यहां से आ गया ए बी का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1, ये भी प्लस माइनस 1 है, ये भी प्लस और माइनस 1 है, ए और डी सी दोनों होगा, डी इसका सही आंसर। ठीक है भाई, डी सही आंसर। क्यों, हमको चाहिए एबीसी का, इसलिए बटे वाले फ्रैक्शन वाले को एक तरफ करना पड़ेगा तभी जाके आपका आंसर निकल पाएगा। अब देखो यहां पे बोला गया है ए बराबर 2 साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। जहां साइन कॉस और नजर आता है तो वहां 0 या 90 रखते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 90 रखना पड़ेगा क्योंकि 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, इसलिए हमको 90 रखेंगे x बराबर आपका। जब ये x बराबर 90 रखेंगे तो 90 आ जाएगा 2, 91 प्लस 0 तो ये आपका आ गया कितना 1 आ गया, 2/2 1 आ गया। b में भी अगर वहां पे रखते हैं, c नहीं पता, c रहने देते हैं, ये आ गया 1 प्लस साइन 90 बराबर रखेंगे 190 रखेंगे तो साइन 90 बराबर 1, यहां से आपका आ गया और a और b बराबर है, a का वैल्यू 1 है तो a का वैल्यू a और b बराबर है, a का वैल्यू 1 है तो c बराबर 2 आ गया। देखो यहाँ कह रहा है ना a और b बराबर है तो a बराबर 1 तो b बराबर यह है तो b का मान c बराबर आ गया। तो c बराबर जब 2 आया तो कौन से ऑप्शन आपको 2 सेटिस्फाई कर रहा है वही आंसर आएगा। तो जैसे यहाँ पे अगर हम 90 डिग्री रखते हैं तो 1 प्लस 1 और 0 तो ये भी 2 सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो 1 प्लस 0 माइनस 1 ये 0 हो जा रहा है, ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो ये आपका 0। तो ऑप्शन नंबर ए, एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन ए इसमें सेटिस्फाई कर रहा है। 0 इसलिए नहीं रख सकते, 0 यहां रखेंगे तो ये आपका पूरा 0 हो जाएगा, लेकिन यहां कह रहा है ए और बी दोनों बराबर है। ठीक है, सी भी 0 हो जाता तो आंसर कहीं आपका नहीं आ पाता, प्रॉब्लम आ जाता, क्रिएट हो जाता। इसकी सवाल की बात किया गया है, ये सवाल का आंसर आपको निकालना है, इसका आंसर क्या आएगा। जैसे यहां दिया है ABCD एक आपका ये यहां तक बढ़ाया गया, तो कह रहा है यहां से ये A है, B है, C है, D है, P है और ये। अब यहां से बोला कि BC का मान जो दिया हुआ है ये 24 दिया हुआ है, DP का मान दे रखा है 10 दे रखा है, CD का मान 15 दे रखा है, 10 है तो ये आपका 5 हो जाएगा, ये 15 है तो ये भी 15 है क्योंकि ये आपका क्या है ABCD एक आयत है। ठीक है, आमने सामने की भुजा बराबर होता है, याद रखिए आमने सामने की बराबर होता है, तो ये आपका 15 हो गया, ये 15, ये 24, ये आपका। अब यहां से एक बात समझेंगे, त्रिभुज एक ये देख लीजिए, हमको चाहिए किसका मान, AQ का मान चाहिए, ये वाला मान चाहिए। ये 15 और ये 90 डिग्री, ये मान और ये मान निकल जाता है तो ये मान निकल जाएगा, मतलब CQ का मान अगर निकाल लेते हैं तो निकल जाएगा। तो देखिए यहां से ABQ त्रिभुज ABQ समरूप होगा त्रिभुज PCQ। क्यों, क्योंकि ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये बड़े ट्रायंगल के लिए ये एंगल कॉमन, छोटे ट्रायंगल के लिए ये कॉमन, तो जब ये कॉमन हो गया तो हम कह सकते हैं ये ट्रायंगल और ये बड़े ट्रायंगल छोटे ट्रायंगल के समरूप होगा, और समरूप होगा तो आप जानते हैं छोटे ट्रायंगल का x बड़े ट्रायंगल का संगत भुजा 24।
छोटे ट्रायंगल का यहाँ परपेंडिकुलर 5, बड़े ट्रायंगल का परपेंडिकुलर, ये 3 से कट गया और ये कट गया आपका 8 बार। एक्स बराबर आ गया कितना, एक्स बराबर जैसे ही 8 आया, एक्स बराबर जैसे ही 8 आया, मतलब ये पूरी लंबाई आपका 8 6 12, मतलब ये आपका आ गया कितना 32, ये 32, ये 15, एक मिनट गलती हुआ, एक मिनट गलती हो गई, यहां से, यहां से ये x है छोटी, तो बड़े त्रिभुज के लिए पूरा हो जाएगा 24 प्लस x हो जाएगा, और ये छोटे ट्रायंगल के लिए 5, बड़े ट्रायंगल के लिए ये 3 से कट गया, 3 से कट गया तो ये 3x, और ये आपका उधर चल जाएगा 24x, ये इधर आ गया 2x, x बराबर 12, x बराबर आ जाएगा कितना, ठीक है। तो 6 आ गया, मतलब ये 6 आ गया, तो ये आपका 30 आ गया, ये 30, ये 15, तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, और फिर गलती कहीं हुआ है, देख लो कहां पे गलती हुआ है, फिर मिस्टेक हुआ है कहीं पे लगता है, x बराबर, ओ ठीक तो है भाई, ये आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे गलती कर दी 12, तो x बराबर यहाँ पे कितना आएगा 12, और जब ये 12 आ गया, ये आपका 12 आ गया, तो ये पूरी लेंथ आपका हो गया कितना 36, ये 36, ये 15, तो ये 3 से कटेगा तो 5 के रेशियो में होगा, ये 3 से कटेगा तो ये आपका 12 के रेशियो में होगा, तो ये आपका भी बताओ, ये आपका AQ भी 13 के रेशियो में होगा, ये 5 12 13 के रेशियो में, तो 5 तिया 12 तिया तो 13 तिया 39, मतलब ये आ जाएगा AQ का मान 39 आ गया, क्योंकि ट्रिपलेट अगर आप जान रहे हैं तो ये ट्रिपलेट जान रहे हैं तो आंसर आप आराम से निकाल सकते हैं, अगर ट्रिपलेट नहीं जान रहे तो आंसर आप नहीं निकाल पाएंगे। इस तरीके से यहां देखो, ये आ गया, ये आपका 36 आ गया, ये 15 आ गया, तो ये क्या होगा, तो ये देखो रेशियो क्या होता है, अगर रेशियो यहाँ पे लगते हैं 3, रेशियो यहाँ पे रखते हैं 5 रेशियो 5 रेशियो 12 रेशियो, तो 5 12 हम जानते हैं ये 13 होता है, 5 तिया 15, 12 तिया 36, तो 13 तिया 39, ये आपका मान हो जाएगा सीधा सीधी, ठीक है, ये इसका सही आंसर हो गया भाई, सही आंसर आ गया, क्लियर है, बहुत आसान सवाल थे। 7 के सबसे छोटे गुणज ज्ञात कीजिए जो 6 9 15 18 से विभाजित है, 6 9 15 18 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, लेकिन रिमाइंडर शेष बचा रहा है, तो हम चाहते हैं कि शेष ना बचे, तो शेष घटा दो, तो 4 घटा देंगे यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ 4 घटाएंगे यहाँ भी 0 होगा, यहाँ 4 घटाएंगे यहाँ भी 0, तो इसका काम ही खत्म हो गया, 4 से हमको कोई मतलब ही नहीं रहा, डायरेक्ट हम इसको 4, जो शेष बचता था शेष हटा दिए। अब जो है ये जो संख्या आएगा 6 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, 18 से भी, तो देख लो 18 से कट रहा है, 15 से कट रहा है, 9 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, 18 15 9, तीनों संख्या आपका ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, लेकिन क्या बोला है यहां से देखो 7 का गुणज होना चाहिए, क्या ये 7 से कटता है, 7 पचे 35 1 24, ये कट रहा है 7 से, क्या ये 7 से कटेगा, नहीं कटेगा, क्या ये 7 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो एक ही आंसर आपका आएगा 44 आ जाता, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, तो एक ही आंसर ये आएगा 7 पचे 35 और 1 4 यहां बचा, तो ये संख्या होना चाहिए 4, तो 14 कट जाएगा, मतलब ये आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए, आ गया ऑप्शन नंबर सही आंसर, ठीक है। चलिए इसका आंसर बताएंगे मेरे भाई, इसका आंसर आप जानते हैं, बहुत आसान है भाई, ये दिया है 4 और कितना 5, और ये दिया हुआ -3,
और ये कह रहा है कि यहां पे एक आपका प्रतिच्छेदन है, मतलब आंतरिक रूप से इसको विभाजित किया गया है, ये 2 अब इसी का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो कोऑर्डिनेट देखिए कैसे निकालना, आप जानते हैं कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, जानते हैं कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 3 दूनी 6, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 4 तिया 12। ठीक है, कोई दिक्कत? बटा 3 2, ये आपका y1 y2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 3 दूनी 6 और 5 तिया 15 बटा, तो यहां से आ गया 6/5 और यहां से आ गया 15 6 20 बटा, ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा सीधा सीधी आ गया। फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, ए ये आपका x1 और y1 कोऑर्डिनेट है, ये x2 और y2 कोऑर्डिनेट है, और इसको m1 और n में आंतरिक रूप से विभाजित किया गया है। ये कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, m x2 n x1 बाय m प्लस n, m y2 के साथ n y1 के साथ और n प्लस n, यही कोऑर्डिनेट आपका आंतरिक रूप से होता है। अगर बाह्य रूप से अगर विभाजित किया जाता है तो यहाँ माइनस 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 हो जाएगा प्लस के जगह, अगर बाह्य रूप से इसको विभाजित किया जाएगा अब। ठीक है, ये आपका मैथ्स सीजन 5 आपका टेस्ट चल रहा है, जिसमें आपको ओनली अगर मैथ टेस्ट लेना है तो 99 रुपीज में आप परचेज कर सकते हैं और टेस्ट लगा सकते हैं डेली, और डेली 40 क्वेश्चन का डिस्कशन भी यहाँ पे 2 से 7 2 से 4 दे सकते हैं। अगर आपको मैथ्स और साइंस का कॉम्बो लेना है तो 149 में आपको कॉम्बो मिल रहा है 40 सेट, जिसमें 20 सेट मैथ और 20 सेट आपका साइंस होगा। तो ये आपका ऑनलाइन आपका कोर्सेस है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है आप इसे, लेकिन आप इसको अगर ऑफलाइन करना चाहते हैं तो ऑफलाइन आके कर सकते हैं सुबह 7 बजे से, और ऑनलाइन भी सुबह 7 बजे से आपका एक्टिवेट हो जाता है, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। टेस्ट मारना आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको टेस्ट लगाना चाहिए। करा कि यहां पे त्रिभुज एबीसी है, ए बी और सी, यहां बोला गया है कि एडी और बी और सी एफ माध्यिका है। एडी आपका माध्यिका है, माध्यिका मतलब सामने वाली भुजा को बराबर भाग में बांट, बी ए माध्यिका है, इसका मतलब इसको 2 बराबर भाग में, और सी एफ इसको बांट रहा है क्या, इसको भी। एक बात समझिए कि यहां पे जहां बांट रहा है, जहां पे प्रतिच्छेद कर रहा है माध्यिका, उसको जी कहते हैं, और जो जी कहते हैं मतलब ये सेंट्रॉइड होता है, इसी को हम लोग जी केंद्रक कहते हैं, इसी को हम लोग केंद्रक कहते हैं, सेंट्रॉइड कहते हैं, केंद्रक कहते हैं, सेंट्रॉइड कहते हैं, केंद्रक कहते हैं, सेंट्रॉइड कहते हैं। और ये सेंट्रॉइड इस सभी को 1:1:1 के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करता है, एरिया आपको 1:1 के रूप में सब में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो यहां पे देखिए क्या कर रहा है, डीजीसी ये अगर 20 है तो ये 20 है, मतलब ये 20 1 यूनिट के बराबर है, 20 अगर 1 यूनिट के बराबर है, तो यहां देखने की बात करें ये 20 है तो ये भी 20 होगा, ये भी 20 होगा, ये भी 20 होगा, ये भी 20 होगा, ये भी 20, क्योंकि सेंट्रॉइड किसी भी त्रिभुज को सेंट्रॉइड मीडियंस के द्वारा बनाए गए त्रिभुज सेंट्रॉइड क्या करता है, उसको बराबर बराबर भाग में बांटता है। मीडियन के द्वारा बनाए गए त्रिभुज सेंट्रॉइड के द्वारा बांटा गया भाग जो होते हैं वो बराबर बराबर त्रिभुज बांटा जाता है। तो कह रहा है बीजीसी, एजीसी और बीजीसी, एजीसी एजीएफ ये 20, और क्या है बीजी कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर सेंट्रॉइड की बात करते हैं तो सेंट्रॉइड इसको 3 भागों में बांटता है, ओनली अगर सेंट्रॉइड की बात करें तो ये 3 भागों में बांटता है, और ये भी आपका बराबर बराबर भाग होता है। लेकिन मीडियन के द्वारा अगर त्रिभुज को बांटा जाए तो मीडियन के द्वारा त्रिभुज जो बांटा जाता है, मीडियन के द्वारा जो त्रिभुज बांटा जाता है, सेंट्रॉइड इसको 6 भागों में डिस्ट्रीब्यूट करता है, 6 भागों में। ठीक है ना,
यहां बोला है कि बहुलक ज्ञात करना है, बहुलक आपको ज्ञात करना है, यहां दिया हुआ है बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, ये चीज देख लो। मोड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस फ्रीक्वेंसी 1 मैक्सिमम जिसको करते हैं, और फ्रीक्वेंसी 0 इसके पहले वाली फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी 1 मतलब जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगा, और 0 और ये 2 और 0 क्या होता है, इस बात को देख लो। देखो यहाँ मैक्सिमम, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, विद्यार्थी की संख्या मैक्सिमम कहां पे है, किन दिनों में आपकी, किन उपस्थित दिनों की संख्या में मैक्सिमम विद्यार्थी है। तो यहाँ पे मैक्सिमम विद्यार्थी है, और इसका आपका दिन है 14 से 18। इसी को हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट बोलते हैं, लोअर लिमिट बोलते हैं। और यहाँ पे आपका हाइट भी होगा। तो लोअर लिमिट की अगर बात करें तो लोअर लिमिट आपका 14 हो गया। फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो ये आपका जो फ्रीक्वेंसी आ गया, इस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी f1 कहलाता है, ये आपका f0 कहलाता है, ये आपका f2 कहलाता है। और हाइट जो है, ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसी को हाइट बोलते हैं। तो हाइट आपका 4 है, ये सारा लिख दो। f1 का मान कितना है 34, माइनस f0 का कितना है f0 2f1, f1 34 दूनी, तो 34 दूनी आपका कितना हो गया 68, और f0 28 माइनस आपका 18, और गुणा कितना होगा 14, 14 में से 8 गया 6, ये हो गया ऊपर, और ये 4, 8 8 16, 8 में से 6 गया 2, ठीक है, 8 8 16, और 2 1 3, 3 1 4, 4 यहाँ पे आ गया कितना 4, यहाँ आ गया 2 22, तो 14 12, ये आपका आ गया कितना, आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर क्या आ गया, ए आ गया, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर। दिक्कत, ये बहुलक निकालने का फॉर्मूला होता है, बहुलक निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। एक बॉक्स में 3 सफेद कुशन और 4 लाल कुशन और 5 नीले कुशन रखे जाते हैं एक बॉक्स में। एक सफेद या नीले रंग के कुशन का चयन संभावना क्या होगा, इसकी बात कर। तो यहां पे एक बात समझिएगा कि टोटल क्वेश्चन की अगर बात करें तो 4 3 7 5 7 5 12, तो सी एक निकालेगा क्योंकि या में दिया हुआ है, या तो सफेद निकालेगा या तो नीला रंग निकालेगा, तो एक ही निकालेगा। उसके बाद सफेद में निकालेगा तो 3C1 निकालेगा, ये आपकी प्रोबेबिलिटी होगी। 3C1 गुणा या दिया हुआ है तो गुणा करेंगे, या दिया हुआ है तो गुणा करेंगे। और यहां पे 5 नीले, यहां पे नीले का क्वेश्चन का बोला है तो 5C आपका, तो 3 5 और ये 12, सॉरी याद दिया हुआ है ना, और याद दिया हुआ तो इसको जोड़ेंगे, याद दिया हुआ तो इसको जोड़ेंगे, एक मिनट, याद दिया है तो इसको जोड़ेंगे, याद दिया तो इसको जोड़ेंगे, तो ये आपका 3 आ गया, और ये 5 आ गया, और ये आपका 8 बटा कितना आ गया, तो ये कट गया 4 दूनी। हम जानते हैं मेरे भाई NC1 दिया रहेगा तो इसका वैल्यू n होता है, और NCR दिया होता है तो फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r। NC1 दिया रहेगा तो उसका वैल्यू n ही होता है, याद रखिए। अब कह रहा है कि वह जब पूर्णांक n को 5 से विभाजित किया जाता है तो 3 से स्फल बचता है, मतलब n को आप क्या मानेंगे 3 मान लो, 3 मानेंगे, 8 या 24, 24 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 4 बचेगा। ऑप्शन नंबर आसान है।
आप ऐसे भी मान सकते हैं कि n का कौन सी वैल्यू रखे, 5 से डिवाइड करेंगे तो 8 बचेगा, 3 बचेगा, तो 8 मान लो, 8 को 5 से डिवाइड करें, रिमाइंडर 3 बचेगा। 8 64, इसका कितना गुना किया है, 8 गुना किया है, तो 64 को 5 से रिमाइंडर करेंगे तो ये आपका, ऐसे भी निकाल सकते हैं और वैसे भी निकाल सकते हैं, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बहुत आसान सवाल है। अब देखो अगला कह रहा है कि 34 में ABCD, ABCD ABC पे लंबवत खींची गई रेखा विपरीत भुजाओं पर DEF पर मिलती है। ठीक है, लंबवत मिलती है, AD B और ये, ठीक है, ये सारे लंबवत है, P पर परस्पर कटती है, ठीक है, P पर परस्पर, EPD, EPD का जो मान है ये आपका दे रखा है 116 डिग्री। EPD का जो मान है वो दिया हुआ है 16 डिग्री, इस बात को 116 डिग्री, ठीक है। करे एंगल ए और एंगल बी, एंगल ए और एंगल बी, सॉरी ये नहीं होगा, EPD, EPD ये वाला है 100, करे कि एंगल ए और एंगल बी का क्यू पर मिलते हैं समद्विभाजक, द्विभाजक, यहां पे देखिए मान लेते हैं कि इस तरीके से इसको, ये एंगल समद्विभाजक है और ये आपको मिलता किस पे है, द्विभाजक आपको क्यू पे मिलता, तो निकालना है AQP, AQB। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहां से थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट को ध्यान देंगे कि अगर किसी भी त्रिभुज का एंगल बाइसेक्टर, अगर यहाँ पे ये A है, ये B है और ये C है, ये O पे एंगल बाइसेक्टर, एंगल जो होगा 90 प्लस ये एंगल बाइसेक्टर 90 प्लस तीसरी भुजा A होगा, उसका आधा होगा, ठीक है। तो यहां से यहां आपको C चाहिए, तो C देखिए ये कैसे निकलेगा, तो ये 90, ये 90, ये आपका एक चतुर्भुज बन गया, ये आपका एक चतुर्भुज बन गया, और ये चतुर्भुज बना तो ये 116, तो आपका जो बचेगा ये आपका आना चाहिए 180 डिग्री, तो 16 आपका हो गया खत्म, ये आपका हो गया कितना, 64। तो यहां से इसका जो मान होगा, अब यहां से इसका जो मान होगा, ये वाला एंगल बाइसेक्टर का जो मान होगा, तो 90 प्लस तीसरी भुजा आपका C है 64 का आधा, ये आपका 32 आ गया, ये आपका आ गया 112 डिग्री, 112 डिग्री, 122 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी आ गया, ऑप्शन नंबर। यहाँ पे एक गलत यूज किया है ये लोग, गूगल लेंस से इसको स्कैन करता है, स्कैन करके इसको इंग्लिश कर देता है, जहां की आपका देखता चेक भी नहीं करता और कुछ ये कर देता है, ठीक है। ये एंगल यहां होगा, बाइसेक्टर होगा, ठीक है, बाइसेक्टर होगा, इसके जगह पर बाइसेक्टर होगा, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ठीक है। करे कि ए और बी का आय का अनुपात, इनकम का अनुपात दे रखा है, इनकम का रेशियो दे रखा है, ए और इसका जो व्यय है मतलब एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर है ये 9:5 में है, जो एक्सपेंडिचर है इसका 9:5 में है, तो कह रहा है ए का इनकम बी के व्यय का दुगना है, मतलब ए का इनकम जो है, मतलब ए का इनकम जो है
बी का आपका दुगना, अगर बी यहां देखो पहले बराबर हो गया तो बराबर ऑलरेडी ठीक है। अगर ए का इसका दुगना है तो ये 5 है तो ये 10 होना चाहिए, तो 10 होने के लिए यहां दुगना, तो यहां भी दुगना, यहां पे कुछ गुना करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ए कमाता है 10 रुपया, खर्च करता है 9 रुपया, तो बचत कितना करेगा, सेविंग कितना करेगा 1 रुपया। बी कमाता है 6 रुपया, बचत खर्च करता है 5 रुपया, तो बचत कितना करेगा 1 रुपया। तो रेशियो हो गया 1:1। ऑप्शन नंबर सी आ गया, ऑप्शन नंबर ई। इंग्लिश मीडियम में हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होती है मेरे दोस्त, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर कहीं भी इस तरह का क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम होता है तो हम इसमें देख सकते हैं और देख लेंगे, थोड़ा बहुत ये चीज सब देखेंगे। और हम टेक्निकल टीम को भी हम बोल देंगे कि भाई थोड़ा सा आप रीडिंग कर लेंगे, इंग्लिश करते समय थोड़ा सा ध्यान दें। अगली बात करते हैं, अगली सवाल की बात करते हैं। ए बराबर दिया हुआ है, ए बराबर दिया 1+2p, और बी बराबर दिया हुआ है आपका 1+2 - p। क्या हम इसको लिख सकते हैं, क्या इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, इधर जाएगा। तो क्या हम इसको देखो फॉर्म ऑप्शन दिया ए के टर्म में, मतलब इसको भी ए के टर्म में लाना है। तो देखो 2 पर पावर p + 1 दे रखा है, यहाँ पे ए हो जाएगा। अब यहां से एक देखो सॉल्यूशन कर सकते हैं, 1 को उधर भेज देंगे तो a - 1 और ये 2p हो जाएगा, यहां से आ गया a। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, है ना, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, सही आंसर। मतलब बी को एक बी वाले टर्म को ए के टर्म में, आपको आंसर ए के टर्म में चाहिए, मतलब इसको सॉल्व किए तो ए के टर्म में आ गया और आंसर। जब भी अगर बात करें कि ये एक सर्कल है और एक केंद्रक है यहाँ पे -2 और -3, ये अल्फा और बीटा के रूप में इसको मान लो, ठीक है। और यहाँ पे त्रिज्या की अगर बात करें तो त्रिज्या 6 है। तो वृत्त का समीकरण देखो, इसका फॉर्मूला क्या होता है। अगर केंद्रक दिया रहता है तो वृत्त की जो समीकरण होती है, समीकरण का फॉर्मूला देखो, वृत्त का जो समीकरण क्या होता है, तब जब यहाँ पे दिया रहे क्या गिवन क्या है, कोऑर्डिनेट गिवन है और त्रिज्या गिवन है, मतलब ये आर गिवन है, तो इसका होता है फॉर्मूला x माइनस अल्फा का स्क्वायर और y माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर के बराबर होगा। तो x यहाँ पे x माइनस अल्फा की बात करें तो माइनस माइनस +2 का स्क्वायर और y माइनस बीटा इतना हो जाएगा, और 2 मतलब 4 × 16 हो जाएगा। यहां से x स्क्वायर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4x, y स्क्वायर 3 × 3 = 9, 3 दूनी 6x और ये 16 आ गया। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और प्लस आपका 4x y होगा यहां पे, y स्क्वायर, और देखो यहां से 4 9 4 13, तो यहां पे आ जाएगा -3 = 0। ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा, ऑप्शन नंबर। वो तो रेडियस का होता है, स्पर्श रेखा रेडियस का। रेडियस निकालने का फॉर्मूला होता है। चलिए, कहा कि 2013 और 2017 के दौरान, 2013 से 2017 के दौरान किसी देश का होटल आयात और निर्यात 2 करोड़ों में दिया हुआ है, 2 करोड़ के रूप में दिया हुआ है, दर्शाया गया है। तो यहां बोला गया है कि 2015 और 2017 में कुल आयात, कुल आयात मतलब इंपोर्ट, इंपोर्ट खरीदना मतलब होता है इंपोर्ट करना, आउट इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट होता है मतलब भेजना, निर्यात करना। तो आयात बोला 2015 और 2016 में, तो ये देखो इंपोर्ट है, ये एक्सपोर्ट है, ये वाला इंपोर्ट है, ये एक्सपोर्ट है। 2015 में देखो दिख रहा होगा आपको 450, इंपोर्ट 2017 में 550, तो ये आपका आ गया 1000। और यहां पे बोला गया है क्या,
2013 एंड 2016 में कुल निर्यात एक्सपोर्ट, तो 2013 की एक मतलब ये आपका निर्यात की बात करें, एक्सपोर्ट की बात करें तो ये आपका 400 और 2016 में ये 140 है क्या, तो ये आपका आ गया 2016 2013, एक मिनट गलती हो गया, 2013 ये है ना, इसमें 400 ठीक है और 2016 है आपका, क्या गलती देखो तो वहां पे क्या लिखा हुआ है, देखो तो थोड़ा सा आप लोग को दिख रहा है कि 100 है कि 200 है, एक मिनट हम देख लेते हैं। 440 है, यहाँ पे दिया हुआ 440 दिया, तो 400 और 440 तो ये 800, तो यहाँ पे इसका रेशियो हो जाएगा 1000, यही रेशियो पूछ रहा था 2500 का और 2100 का, ऑप्शन नंबर 2100 का, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, कह 400 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करने में यदि ट्रेन की चाल 10 किलोमीटर बढ़ाई जाती है तो इसी यात्रा को पूरा करने में 2 घंटे कम समय लगते हैं। तो एक बात समझिए, आंसर फॉर्मूला होता है S इंटू एस प्लस 10 किलोमीटर बढ़ाया, चालों का अंतर 10, 2 घंटा कम लिया मतलब समय का अंतर इक्वल टू डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस है और ये भी डिस्टेंस है, निकाल लो बस, सीधा सीधी इसमें फॉर्मूला पुट कर दिए, यहां से s इंटू एस प्लस 10 और ये कट गया 5, तो 5 गुना 400, तो 1 0 यहां दे दो, 40 गुना 5 50 कर दो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सामान्य चाल और बढ़ी हुई चाल में अंतर आपका 10 का है, तो यहां भी ऐसे फैक्टर में तोड़ना है कि 10 का अंतर होना चाहिए, इसका मतलब क्या होगा, द्विघात समीकरण से बच जाएंगे, मतलब s का चाल आपका हो गया कितना 40 किलोमीटर पर आवर। इसको जब सॉल्व करेंगे द्विघात समीकरण में आ जाएगा, द्विघात समीकरण से बचने के लिए s इंटू एस प्लस 10, मतलब यहाँ पे 10 का अंतर है, इसको भी ऐसे फैक्टर तोड़ेंगे 10 का अंतर आ जाएगा, 40 गुना 50 कर दिए, 1 0 यहां दे दिए और वो आपका 40 के साथ, तो ये आपका क्या हो गया, सामान्य चाल जो है आपका यही है। तो 400 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लेगा, तो 40, आंसर हो गया 10 घंटा, 10 घंटा, आंसर बी इसका सही आंसर होगा, आसान सवाल है, ठीक है, ये आंसर, ठीक है भाई। अगर इस तरीके से सॉल्व करना चाहेंगे बेसिक, तो 400 को x प्लस 10 और 400 को x, 2 घंटा कम समय लेंगे, यहां माइनस करना पड़ेगा, यहां से x का वैल्यू निकाल लेंगे, वही है समान चाल हो जाएगा, ठीक है, वही समान चाल। तरह कि यहां से देखिएगा एक आयत की मैदान की चौड़ाई, एक आयत की मैदान की चौड़ाई है, ये चौड़ाई है और ये चौड़ाई है, लंबाई, लंबाई की 2/3 है, लंबाई की 2/3, अगर लंबाई x होगा तो ये 2x होगा, तो ये आपका 3x होगा, सॉरी लंबाई की 2/3 है ना, तो ये 2x होगा और ये कितना होगा, एल आपका 3x होगा, चौड़ाई आपका 2x होगा, ठीक है। अब यहां से इसका क्षेत्रफल की बात करें तो इसका एरिया होता है, एरिया दे रखा है 8, तो 3 दूनी 6x², एल इंटू बी करते हैं, 6 से इसको काट दो, 6 का 6, 6 चौक 24, 6 चौक 24,
x बराबर कितना आ गया भाई, 12 आ गया। तो x बराबर जब 12 आ गया तो यहां से 12 तिया 36 और ये आपका 12 दूनी 24 मीटर। आपको निकालना है, इसमें बाड़ लगाने में 15 रुपया पर मीटर के हिसाब से बाड़ लगाया जाता है। बाड़ मतलब ये इस घेराबंदी, तो घेराबंदी करने का मतलब यहां से आपका बाड़ लगाने का खर्च, तो बाड़ लगाने का जो खर्च होगा मेरे भाई, तो बाड़ लगाने का जो खर्च होगा, इस बात को ध्यान रखना कि बाड़ लगाने का खर्च होता है 2 इंटू, बाड़ लगाने मतलब इसका परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी होगा। तो 2 इंटू एल प्लस बी, एल प्लस बी को जोड़ेंगे तो 6 4 10 3 60, मतलब ये आपका 60 आ गया। और निकालना है आपको, गुणा करना है, 1 मीटर का खर्च 15 रुपया है तो इतना मीटर का खर्च कितना, 1800 रुपया आएगा। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर। तो आज के सवाल को हम लोग डिस्कस किए और एक एक तरीके क्वेश्चंस को हम लोग एनालिसिस किए और बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की हम प्रयास किए। और यहां तक हम सारे क्वेश्चन को डील कर लिए, सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए। अगर किसी को यहां तक, किसी को कोई भी क्वेश्चंस में अगर प्रॉब्लम रहा होगा, आप कमेंट करेंगे और कमेंट करने की कोशिश करेंगे, उसको हम देखेंगे। ठीक है सर, टेस्ट में क्वेश्चंस नहीं बन पाता है, क्या करें? तो देखो सतीश यादव, आपको जो नहीं बन पा रहा, आप जो टेस्ट दे रहे हैं, अब जो क्वेश्चंस नहीं बन पा रहा है, जिसमें आपका माथा दिमाग खराब हो रहा है, तो घर पे जाएं और कॉन्सेप्ट को बार बार जाके ध्यान दो, उस कॉन्सेप्ट को बार बार जाके ध्यान दीजिए, उस क्वेश्चन को बार बार समझने की कोशिश कीजिए और उसको देखिए। पूरे उस जो टॉपिक से क्वेश्चंस आपका फंस रहा है, तो उस टॉपिक को जाके रगड़िए, है ना। टेस्ट देने का यही सबसे बड़ा फायदे होते हैं कि आप जो पढ़े उसको जाके, जो पढ़े जहाँ फंस रहे उन लो और जाके पूरा टॉपिक को रगड़ डालो।